नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चीन की। जी हां, आपको बता दें, कोरोना महामारी, हांगकांग की स्थिति और अन्य मुद्दों पर लगातार तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ संबंधों को शीत युद्ध की तरफ ले जा रहा है। विदेश मंत्री यांग यी का कहना है कि हमारे संज्ञान में आया है कि अमेरिका में कुछ राजनीतिक ताकतें चीन अमेरिका संबंधों को बंधक बना रही हैं और दोनों देशों को शीत युद्ध की कगार पर पहुंचा रही है। इस दौरान वांग ने कहा कि कोरोना तबाही के अलावा अमेरिका भी एक राजनीतिक वायरस फैला रहा है। उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक वायरस चीन पर हमला करने और उसकी छवि को खराब करने की कोशिशों में जुटा है। और वहीं कोरोना को लेकर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका चीन अब अपने ही घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख में भारत को घेरने की कोशिशों के बीच चीन को हांगकांग में झटका लगा है। आपको बता दें कि चीन की सरकार ने पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को संसद में पारित किया। अब इसी कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने चीन के प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कड़ा विरोध किया है और इसे एक देश दो व्यवस्थाओं की रूपरेखा के खिलाफ बताया। इधर हांगकांग पुलिस ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ रविवार को सड़कों पर उतरे लोगों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। और साथ ही आपको बता दें कि दुनिया भर में अब तक 54,24,165 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये भी आपको बता दें कि इस बीच काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हुए हैं। मौत के आंकड़े की अगर बात की जाए तो ये 3,44,338 बताया जा रहा है। रूस में 24 घंटे में 8,599 मामले सामने आए हैं और 3,541 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि आंकड़ा लगातार यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा 98,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में 24 घंटे में 84 लोगों की जान चली गई है। ये भी आपको बता दें कि ब्राजील की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3,49,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ 22,165 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ एक दिन में 1,715 नए मामले आए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं भारत की। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कि आप सब आज मेरे साथ में इस वेबिनार के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वर्तमान में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है और दुनिया के अंदर कोरोना का जो संकट है इसके प्रति सबसे ज्यादा जो चैलेंज था वह भारत के सामने था, लेकिन समय से लिए गए दूरदर्शितापूर्ण और स्पष्ट फैसले के कारण आज भारत अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। ये देश के एक सक्षम और सुदृढ़ नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें कुछ सफलता प्राप्त हुई है तो मैं इसके लिए सचमुच इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूं। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। घर के बुजुर्गों से, गर्भवती महिलाओं से, छोटे बच्चों से और जो पहले से बीमार हो उनसे वो दूर रहें। और इसके लिए जरूरी है हमारी कम्युनिटी सर्वेलेंस की बात, जो उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही मजबूत मॉडल दिया है कम्युनिटी सर्वेलेंस का, जिसमें गांव-गांव में ग्राम निगरानी समिति और हर मोहल्ले में मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है।
इन समितियों के ऊपर अभी बहुत बड़ा दारोमदार है। इन समितियों को पूरी तरह से क्रियाशील रहते हुए यह सुनिश्चित करना है कि जिनको भी होम क्वारंटाइन में भेजा गया है उनके घरों के ऊपर फ्लायर जरूर लगे और उस पोस्टर पर तिथियां लिखी हों कि कब तक ये व्यक्ति जो बाहर से आए हैं जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है वो कब तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है और होम क्वारंटाइन का कड़ाई से, इसलिए होम क्वारंटाइन का कड़ाई से पालन करवाना इस समय बहुत आवश्यक है। इस बीमारी से हमें घबराना नहीं है, सतर्क रह के हमें अपना बचाव करना है और उसके लिए साबुन पानी से हाथ बार बार धोते रहना, उसके लिए अपने मुंह और नाक को कवर करना, या तो मास्क से करें या रुमाल से करें, गमछे से करें, दुपट्टे से करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कभी भी कहीं भी जाएं तो किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी मेंटेन करें और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहें। इसके साथ मुझे आपको यह भी आपके माध्यम से इन्फॉर्म करना है कि कल से घरेलू उड़ान प्रारंभ हो रहे हैं और उसका शासनादेश आज जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी आप लोगों को भी प्राप्त हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरह के तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और लगातार जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी नजर आ रही है। और वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। किस वजह से आपने हमारी इस एक अच्छे प्रयास को आपने नकार दिया, उससे नहीं दिया, और किस वजह से आप मजदूरों की, गरीबों की जो मदद हम करना चाह रहे थे, उन गरीब और मजदूरों की मदद न करने के लिए आपने जो है पूरी ताकत लगा दी कि इनकी मदद न होने पाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील विषय बन गया और इससे हम सबको बहुत दुख भी हुआ कि जो प्रयास प्रियंका जी का था, सिर्फ उसमें न कोई राजनीति थी, न कोई श्रेयबाजी थी, सिर्फ जो है इनकी मदद करने का प्रयास था। लेकिन उस प्रयास को जिस तरह से नकारा गया और उसके बाद जिस तरह का दुष्प्रचार किया गया, उसकी तो इंतहाई हो गई कि साहब वो डाले जा रहे हैं हर चीज में कि ये इन्होंने जो है स्कूटर, ऑटो रिक्शा दे दिए हैं, इसका इतना प्रचार किया कि पूछो मत। तमाम मीडिया ने उस चीज को लिया, हम बात कहते रहे हम लोगों की तरफ से, लेकिन उसके लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद अगर आप देखें कि कोटा का मुद्दा भी उठा दिया गया कि कोटा में राजस्थान सरकार ने 19 लाख रुपए ले लिया जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को लेने के लिए बसें भेजी गई। उनको यही जानकारी भी नहीं थी, जो भाजपा के लोगों ने बात कही कि हमेशा 2 सरकारों के बीच में ये एक हमेशा की परंपरा होती है, प्रोटोकॉल और नियम होता है कि दूसरी सरकार से आग्रह करते हैं कि आप ये सुविधा हमें दीजिए, इसका जो ये खर्च आएगा हम आपके उसमें ट्रांसफर करेंगे। और इसी तरह से जो वहाँ के परिवहन आयुक्त हैं राजस्थान के, उनको बाकायदे उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त का पत्र गया है कि हम इन बसों को भेज रहे हैं, आप इनमें इतना इतना डीजल भरवा दीजिएगा, हमें 100 बसें और दिलवा दीजिएगा वहां, और उनका खर्चा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये 2। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, हम सब लोगों ने टीवी चैनलों पे देखा। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहती हूँ, आदरणीय लल्लू जी केवल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं हैं, वो हमारी सर्वोच्च सदन उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 1 नहीं 2 बार के निर्वाचित सदस्य भी हैं। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जो हुआ है, ये पूरी तरह से गलत है। वहां पे उनको अरेस्ट किया गया, रात भर उनको डिटेन करके आगरा में रखा गया। वहां पे जैसे ही उनको छोड़ा जाता है, उनको बेल मिलती है, वैसे ही लखनऊ में एक फर्जी मुकदमा अजय कुमार लल्लू जी की नाम पर और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव के नाम पर एक मुकदमा लिखा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने में लॉकडाउन में 100 से ज्यादा हत्याएं हुई। उन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई, पर एक राजनीतिक व्यक्ति को जो मजदूरों की आवाज उठा रहा था, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए तत्परता दिखाई और लखनऊ से आगरा पहुंच गई। रातों रात अजय कुमार लल्लू जी को लाया गया लखनऊ। हम लोग को जब सूचना मिली, हम सब लोग उनको ढूंढते रहे, पुलिस प्रशासन से पूछते रहे कि अध्यक्ष जी कहाँ पे हैं, आप उनको कहाँ ले जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए,
कि 3 घंटे तक लगातार प्रशासन हमें भ्रमित करता रहा। हमें उनकी कोई लोकेशन नहीं बताई। हमें बताया गया कि सिविल हॉस्पिटल में उनका मेडिकल होगा। हम सिविल अस्पताल पहुंचे, एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था सिविल अस्पताल। और वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि 370 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। कल रात के 12 बजे तक कुल मिलाकर 13,418 13418 केसेस पॉजिटिव मिले हैं अभी तक, जिसमें कल के 508 केसेस जुड़ गए हैं। 273 लोग कल रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 6,540 लोग रिकवर हो चुके हैं। 273 और अभी तक कुल मिलाकर 261 डेथ रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और एक्टिव केसेस जो हैं 6617 6617 एक्टिव केसेज हैं। सर, ये जो कुल मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में कितनी मौत रिपोर्ट हुई है? 24 घंटे में एक भी नहीं है। अच्छा, ये पुराने मामले नहीं, इसमें क्या है कि जो भी डेथ है 2-3 दिन लग रहे हैं उसको हॉस्पिटल से आने में, तो इसमें कई दिनों की डेथ थी है। कल की कोई भी डेथ नहीं है। बीते कई दिनों से कोई मौत के मामले सामने नहीं है और बल्क में अभी केसेज आ रहे हैं जिनमें मौत हुई है, तो क्या कुछ पहले दिनों में इतने लोग मर गए हैं? नहीं, देखिएगा ऐसा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे हॉस्पिटल्स को लिखा गया कि सारे लोग अपने जितनी भी डेथ हुई उनको भेजें। तो अब वो सारे उन्होंने भेजी हैं, तो अब आ गए हैं, सारे जुड़ गए। कल 30 हैं, 30 वो कई दिनों की हैं, एक दिन की नहीं है, 4-5-6 दिनों की हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस बीच सोमवार से घरेलू उड़ानों की बहाली को लेकर योजना तो बना ली है, लेकिन महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की सरकारें अभी तक इस पर फैसला नहीं ले पाई हैं। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय कि पूरे भारतवर्ष में हवाई जहाज की सेवाएं शुरू होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रैंडेड हैं, उनकी यात्रा प्रारंभ होगी। और हम अभी टूरिस्ट और वैसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूलतः वैसे लोग जो यात्रा करना चाहते हैं। 21 मई के नोटिफिकेशन में वो सभी विवरण दिया गया है, किस प्रकार से कितने परहेज करने हैं, एयरपोर्ट का व्यवस्था क्या रहेगा, हवाई कंपनियों को क्या करना है, सरकार ने क्या निर्देश जारी किए हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को क्या करना है, इस प्रकार से सभी निर्देश दिए गए हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है कि जो प्रतिपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो या महाराष्ट्र में हो या फिर छत्तीसगढ़ की सरकार हो, ये सरकारें कुछ अपने राज्यों की चिंता अधिक व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन हवाई सेवाएं प्रारंभ होंगी, क्योंकि कोविड से लड़ने का तरीका देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को दिखाया, समझाया, और अब समय है कि सामान्यता बरकरार करने का, तो उसमें हवाई जहाज की सेवाएं प्रारंभ होंगी। ये बड़ा ही आवश्यक विषय है। तो मैं समझता हूं कि ये भी राज्य सरकारें समय के साथ, क्योंकि उनके भी अधिकार क्षेत्र हैं फेडरल सिस्टम में, लेकिन विमान की सेवाएं प्रारंभ करना तो केंद्र सरकार के परिधि में है। जिस तरह से रेलवे की सेवा का प्रारंभ करना केंद्र सरकार के परिधि में है, राज्य सरकार उसके नियम बना सकती हैं, उनको कैसे देखभाल करना है, क्वारंटाइन करना है, ये उनके परिधि में है। और बहरहाल खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने क्या कुछ कहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार
एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। वेलकम बैक और चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार ये भूल जाती है कि हमारा संविधान फेडरल संविधान है, देश का फेडरल स्ट्रक्चर है। तमाम मुख्यमंत्रियों से मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। ये तरीका ही गलत है कि दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और उनके कैबिनेट फैसला करके आदेश जारी कर देती है। लोकतंत्र है, संविधान के मुताबिक काम होना चाहिए। तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ मशवरा करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। अगर मशवरा करके कदम नहीं उठेंगे कोई प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती है। सर जो लॉकडाउन जो अनाउंस किया गया था वैसा ही रहेगा यथावत। फ्लाइट के बारे में अभी कोई जाहिर है हर प्रांत हर स्टेट की अलहदा अलहदा सिचुएशन है। वो वहाँ के मुख्यमंत्री ज़्यादा जानते हैं, प्रधानमंत्री से ज़्यादा जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके मशवरा करके कोई कदम उठाएं। अगर अपने आप फैसला करेंगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा किस तरह से राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों के साथ नजर आए थे, फ्लाईओवर पर पहुंचे थे, मजदूरों से बातचीत करते हुए नजर आए थे। इसको लेकर एक वीडियो जारी किया गया और इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? कभी मजदूरों के साथ सेल्फी खिंचा लेते हैं फोटो, कभी वीडियो जारी कर दे रहे हैं। ये कांग्रेस जो है कोरोना से लड़ने का तरीका यही अपनाया। कोई वेब सीरीज बना रही है क्या कांग्रेस? रोज एक नया वीडियो बनाना, रोज कंफ्यूजन पैदा करना। कंफ्यूजन पैदा ना करें। और ये कहना राहुल गांधी जी का कि लॉकडाउन जो लागू किया गया वो गलत लागू किया गया, वो फेल हो गया है। अगर ये फेल हुआ होता तो ये देश इटली और स्पेन बन गया होता। आज लॉकडाउन सही समय पर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, इसके वजह से अभी भी संख्या 1.25 लाख के करीब है। नहीं तो ये संख्या 30 लाख से ज़्यादा हो जाती। बहुत से लोगों की जान बचाई गई। ये प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ का नतीजा है कि बड़ी तादाद में भारत के लोगों की जान उन्होंने लॉकडाउन को तुरंत ऐलान करके किया था। और कई कांग्रेस की सरकार के राज्य में भी, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी उन लोगों ने लॉकडाउन किया उसी वक्त। कई बार कई जगह तो केंद्र के अनाउंसमेंट से पहले कांग्रेस की सरकारों ने अनाउंस कर दिया। और अब राहुल गांधी जी इस पर जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं ये बहुत दुखद है। कांग्रेस को कोविड-19 के मुद्दे पर राजनीति कोरोना के कंधे पर बैठकर नहीं करना चाहिए। उनको राजनीति करना है तो वो अपने मुद्दे पर करें। ये कोरोना ऐसी लड़ाई है जिसमें सामूहिकता से लड़ना है। प्रधानमंत्री 135 करोड़ हिंदुस्तानी की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। पूरे राज्य को साथ में लेकर एक टीम इंडिया की तरह काम कर। और वहीं कोरोना को रोकने के लिए आज कर्नाटक में लॉकडाउन है। पिछले 4 दिनों तक यहां जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं थे उन्हें लॉकडाउन में कुछ राहत दे दी गई है, लेकिन आज पूरे कर्नाटक में संपूर्ण लॉकडाउन है, किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। इस पर कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है, आप भी सुन लीजिए। See, I think I need a tuition from the Chief Minister, because 7 days you are opening and a lot of activities have started. No one could hear to your words, to your directions or dikkat, whatever may be. Life is going on a normal way. Sunday you are making it a curfew.
the entire, you are killing the economy of this state. It is not a right decision at the right time. और वहीं मजदूरों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में स्क्रीनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में वहां पर आज काफ़ी बड़ी संख्या में मजदूर खड़े हुए नजर आए। मजदूरों का कहना है कि स्क्रीनिंग सेंटर के पास 24 घंटे तक लाइन में लगने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ पाता है। यहां अब भी सैकड़ों की संख्या में मजदूर बैठे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि कब तक उनका नंबर आएगा और वो अपने घर की तरफ रवाना हो पाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ज़्यादातर लोगों की यही दिक्कत है कि वो अपने किराए का कमरा जो है वो खाली कर चुके हैं। अब वे कहाँ जाएं? जो लोग बच्चों के साथ पहुंचे हैं उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पर पहुंचे हैं स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सर 2-2.5 महीने से एक तो रूम में बैठे बैठे परेशान हो गया था, और जहाँ काम कर रहे थे वहाँ भी अब लॉकडाउन में ही बुला रहा था काम पे, जो कि नहीं गए। उसके कारण अब हमको हटा दिया है काम से भी। और यहाँ सरकार की तरफ से कोई कुछ मिला नहीं। ठीक है, जो अपने पास पैसा था उसी से खा रहे थे या कहीं घर से मंगवाए, तो अब कितना दिन यहाँ बैठ के खा सकते थे, इसलिए अब सोचा घर ही निकल जाता हूँ। आप इसलिए यहाँ क्या प्रोसेस है, कैसे जाने का कुछ पता आपको? जी सर, बहुत मेहनत किया हूँ तब जाके इसमें ऑनलाइन वो हो पाया, और कब पता चला है, मैसेज आया है कि भाई तो हो गया है सब कुछ। तभी यहाँ आऊँगा। स्क्रीनिंग वगैरह जो है यहाँ, वहाँ स्टेशन पे भी होगा ही स्क्रीनिंग सब कुछ। वहाँ पहुँचने पर भी हो रहा है? हाँ, बिहार में भी पहुँचने पर अभी बहुत जगह हो रहा है, 1-2 जगह नहीं, बहुत जगह। अगर क्वारंटाइन में क्वारंटाइन वहाँ पे कर रहा है, क्वारंटाइन में भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वारंटाइन में रहने में थोड़ा डर इस बात का है कि वहाँ पे भीड़ भड़ा का ज़्यादा रहता है। हमको अभी पता है हम सुरक्षित है यहाँ पे, लेकिन वहाँ हमको दिक्कत हो सकता है। क्या करते थे आप? यहाँ पर सर मैं स्पेयर पार्ट में काम कर रहा था। तो आपने देखा किस तरह से मजदूरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के काफ़ी बड़े बड़े दावे और वायदे हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर मुंबई से पंजाब जा रहा केमिकल से भरा कैंटर अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा भी लिया गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई से दवाइयों को लेकर ये कैंटर पंजाब की तरफ जा रहा था, और जैसे ही ये कैंटर दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर अंबाला पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह का भयानक हादसा है। सर एक ट्रक था, ये बम्बे से पंजाब जा रहा था। ये रास्ते में हरी पैलेस मोड़ के पास यहाँ अचानक पुल से अनबैलेंस होने की वजह से पलट गया है। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों सेफ हैं, सामान भी सेफ है। और जैसा कि लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मजदूर जो हैं लॉकडाउन में लगातार अपने घर जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मजदूरों का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा भयानक नज़र आ रही हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से उन्हें भेजने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच हरियाणा के अंबाला पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश कर दी है। दरअसल पंजाब में पैदल अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर अपने गाँव उत्तर प्रदेश जाने के लिए निकला शिवचंद्र जब अंबाला पहुंचा तब उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़पने लगी। इसके चलते जिला पुलिस ने एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल में महिला को दाखिल कराया, जिसके कुछ देर के बाद ही महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों ही ठीक हैं और महिला के पति ने सरकार से उनको घर भेजने की मांग की है। और फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।